हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का फिज़िक्स, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। इसके पहले बच्चों आप लोग को बता दूं मैं कि साउंड जो चैप्टर है आपके वो सिलेबस से हटा दिया गया है। सो इसीलिए मैं साउंड का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ जो फ्लोटेशन था, जिसके अंदर मैंने थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ा दिया था, है ना, बायन्सी फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल और डेंसिटीज़ वगैरह का जो कॉन्सेप्ट था वो भी हटा दिया गया है, राइट। सो यू हैव नॉट टू स्टडी दैट टॉपिक्स, राइट। सो ग्रेविटेशनल में सिर्फ आपको ग्रेविटेशन ही स्टडी करना है। उसके अंदर एक फ्लोटेशन अलग से चैप्टर है, वो आपको नहीं स्टडी करना है, राइट। Now we are going to start with our next chapter, that is work and energy. So ज़्यादा बात न करते हुए मैं आपको बुक पे ले जाता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चों, पहला टॉपिक है इसके अंदर वर्क एंड एनर्जी में कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। तो बच्चों, वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब फिज़िक्स में और नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। वर्क का मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज में होता है कि आप कितना काम कर रहे हो, राइट। लेकिन फ़िज़िक्स में इसका टोटली डिफरेंट मतलब होता है। इसमें इसका मतलब ये होता है कि आप कितना फोर्स लगा के कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसे हम लोग बोलेंगे वर्क कितना हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप फोर्स लगाएंगे और अगर डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ है, राइट। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैन है वो वॉल को फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा है नो वर्क डन। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला ही क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज़ीरो है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही आप देख सकते हो कि एक बाल्टी है, एक बकेट है, उसको उठाया जा रहा है। तो देखो इसमें इसमें आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने के बच्चे बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ, क्योंकि फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, राइट। वैसे ही आपका जब आप एप्पल देखते हो नीचे गिर रहा है या फिर कोई भी चीज़ नीचे गिर रही होती है, तो उस पर एक फोर्स लगने की वजह से वो नीचे गिरता है, जिसका नाम क्या है, ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहा है और साथ ही साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे वर्क होगा, राइट। ऐसे ही बच्चों आपका बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो, या तो अगर आपके पास बुक है तो उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इस मैन की बात करूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि ये मैन जो है 2 मीटर चल के गया, अब मैं बोलूँ कि द वर्क डन बाय द मैन ऑन द लगेज पे मैन ने कितना वर्क डन किया, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि देखो इसने फोर्स लगा के दूसरी जगह तो लेके गया, लेकिन जो मैन है और लगेज है उसके बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। पहले भी डिस्टेंस ज़ीरो था और अब जब लेके गया तब भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, राइट। तो इसीलिए इसका इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, इस पर्सन का हुआ, है ना। 1 मीटर चल के जाएगा तो इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन बाय द मैन ऑन द लगेज विल बी ज़ीरो, राइट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसेंशियल कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन। तो इसका मतलब वर्क होने के लिए इसेंशियल यानी ज़रूरी कंडीशंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहला फोर्स लगना चाहिए ऑब्जेक्ट पे, है ना। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी डिस्प्लेस नहीं करेगी। दूसरी बात क्या होना चाहिए, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, वर्क का डेफिनेशन है। वर्क क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस मोशन इन इट, ठीक है। जब फोर्स बॉडी पे लग रही है वो क्या प्रोड्यूस करे, मोशन प्रोड्यूस करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क इज डन, राइट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चों, अगर हम लोग बात करें फैक्टर्स ऑन विच अमाउंट ऑफ वर्क इज डिपेंड्स,
अब आपको ये पता चल गया कि वर्क जो है उसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, राइट। और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने अब हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि जो अमाउंट ऑफ वर्क है उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले डिपेंड करेगा बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा। यानी फोर्स अगर जितना ज़्यादा होगा वर्क उतना ही ज़्यादा होगा। सपोज़ करो कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है और आपने पहले फोर्स लगाया 10 न्यूटन और बाद में लगाया 20 न्यूटन, तो पहले वाले में केस में जो वर्क डन होगा 10 × 2 हो जाएगा और सेकेंड केस में 20 × 2 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए फोर्स पे डिपेंड करेगा। फोर्स ज़्यादा होगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है ये, फोर्स ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पे भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी उसका ज़्यादा होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे तो उस पर वर्क डन कितना होगा, तो वो वर्क डन कितना हो जाएगा, F×S। कांस्टेंट फोर्स के ही बारे में इस चैप्टर में बात किया जाएगा बच्चों, वेरिएबल फोर्स के बारे में आपके चैप्टर में नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लोग यूनिट ऑफ वर्क की बात करें कि यूनिट किस यूनिट में मेज़र करेंगे उसको, तो वो क्या हो जाएगा। तो देखो यूनिट ऑफ वर्क हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग यूनिट ऑफ फोर्स लिख देंगे और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे तो हम लोग को यूनिट ऑफ वर्क मिल जाएगा। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा, और उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, जूल बोलते हैं। अब अगर हम लोग बोले कि 1 जूल वर्क हो रहा है तो 1 जूल वर्क होने के लिए 1 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ेगा, 1 मीटर। तो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द वर्क इज डन इज 1 जूल, ठीक है। तो 1 जूल की यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर मान लो बच्चों, और अगर यूनिट की बात करें, बिगर यूनिट्स ऑफ वर्क आर किलो जूल, मेगा जूल एंड गीगा जूल। बच्चों जब भी किलो आ जाए तो इसका मतलब समझना 1000, और 1000 को हम लोग 10⁻³ लिखते हैं। और मेगा जब आ जाए तो उसका मतलब समझना 10⁻6, और गीगा जब आ जाए तो उसका मतलब समझना 10⁻9, ठीक है। तो 1 किलो जूल, तो किलो लग गया यानी 10⁻³ जूल हो जाएगा। जैसे अगर मान लो 1 किलोमीटर में बोलता तो आप बोलते हैं ना कि 10⁻³ मीटर, किलो को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, 10⁻³ से। वैसे ही अगर मैं बोलता 1 मेगा मीटर, तो 1 मेगा, मेगा का मतलब 10⁻6 और मीटर वैसे ही लिख देते हैं। वैसे ही यहाँ पे मेगा जूल है तो 10⁻6 लिखोगे और जूल को वैसे ही लिख दोगे। वैसे ही गीगा का मतलब क्या होता है, 10⁻9 होता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं वर्क इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर क्या होता है बच्चों, स्केलर उसे कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर उसे कहते हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। तो बच्चों वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों। चलो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन when a force of 15 न्यूटन displaces a body of 8 मीटर in the direction of applied force। अगर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हो रहा है, और डायरेक्शन ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो कितना वर्क होगा। तो आपको पता है यहाँ पे फोर्स बराबर 15 न्यूटन दिया है। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे बोला है ना फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, या फिर आप उससे यूनिट से भी क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि ये 15 न्यूटन दिया है यानी ये फोर्स दिया होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 15 × 8 आपका क्या जाएगा, 120 न्यूटन मीटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो कितना वर्क डन होगा, 120 जूल, ठीक है बच्चों। अब वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करती है बच्चों, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा नीचे की डायरेक्शन में क्या करती है, एक्ट करती है। जैसे मैंने पेन लिया और उसको फेंका तो ये हमेशा नीचे गिरा, है ना। तो फोर्स ग्रेविटी हमेशा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो अगर हम लोग इस पर बात करें कि इस पर कितना फोर्स लगा, तो इसका फोर्स कितना लगता है बच्चों, mg के बराबर, इसके वेट के बराबर। तो फोर्स को हम लोग कैसे रिप्लेस कर देंगे, mg, और इसने जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग बोलेंगे हाइट, h। तो mgh क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, किसके द्वारा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। h क्या होता है, हाइट ऑफ द बॉडी विच द बॉडी इज लिफ्टेड, यानी कितना ऊपर उसको उठाया गया या फिर कितने ऊपर से गिरा, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 100 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी 10 मीटर वर्टिकल हाइट से वर्टिकल हाइट पर 100 kg वाटर को गिराने के लिए लिफ्ट करने सॉरी ऊपर उठाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूला याद है mgh। अब ये 100 kg क्या दिया हुआ है, m दिया है, g आपको कितना लेना है 9.8, तो 9.8 रख दिया, और h कितना दिया हुआ है 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों 98,000 जूल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।